पॉलिटी के लिए हम कितने सारे रिसोर्सेस को फॉलो करते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 10 पेज में पॉलिटी को फिनिश किया जा सकता है। 10 पेज यानी 10 टॉपिक, और हर टॉपिक को एक एक पेज पे कर कर आप पॉलिटी को कंप्लीटली फिनिश कर सकते हैं, उसको नोट्स बना सकते हैं और वैसे एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लायक बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं, और कॉलेज में जो लोग हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो फर्स्ट ईयर ऑफ अपने ग्रेजुएशन में है और 2028 में अपने यूपीएससी का एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही रेलेवेंट होने वाला है। और कैसे 10 पेज में पॉलिटी का पूरा नोट्स बना दें, कैसे उसको रिवाइज कर दें सिर्फ 1 घंटे के अंदर, और 10 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट छोड़ दीजिए, वही टॉपिक है जहां से सवाल आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, मतलब ब्रॉडर वही टॉपिक्स है, उनके बारे में बात करेंगे और एक एक टॉपिक को देखेंगे और वो कैसे रेलेवेंट है उसके बारे में जानेंगे, और फर्दर आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि उस टॉपिक से कैसे पीवाईक्यू को पूछा गया है। वो सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। एंड उससे पहले आप सभी का स्वागत है मैड लाइफ स्टडी आई क्यू के आरंभ के इस चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से स्कैन करके, जहाँ पे आपको एक्सप्लेनर, स्ट्रैटेजी और यूपीएससी के जो मेंस के वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो सारी चीज़ें अवेल करा दी जाएगी। उसी के साथ में अगर स्टोरी में कंटिन्यू करें आज के वीडियो में, तो आप समझेंगे 10 टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब 10 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आएगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, या फिर पहला जो टॉपिक हो जाता है, वो है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखेंगे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, और बहुत सारे जो चार्टर एक्ट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट थे, ये सारे एक्ट्स आ जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ साथ में कौन कौन सी कमिटीज थी। तो पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये जो 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनने वाले, क्योंकि पूरा पॉलिटी इसी के अराउंड है। और प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि 14 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं हर साल पॉलिटी से। तो सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है, क्योंकि 20 से 30 मार्क्स आपके यहाँ से इंश्योर हो सकते हैं, और आपको कट ऑफ जाती है 90, मतलब 1/3 आप यहाँ से इंश्योर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अच्छे से प्रिपेयर करना है, और वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से आता है। फालतू रिसोर्सेज को पढ़कर कोई मतलब नहीं है। मतलब जहाँ से आपको देखना यूटिलिटी फैक्टर, हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको इनपुट और आउटपुट पे ध्यान देना है, कि आउटपुट आपका ज़्यादा हो कम इनपुट के बावजूद भी, लेकिन इनपुट इतना रॉबस्ट हो कि आउटपुट एक्सेप्शनल हो। तो वो चीज़ कैसे इंश्योर करना है, तो इन सारे टॉपिक से। तो पहला टॉपिक हो जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एवोल्यूशन है, कैसे बना है। दूसरा टॉपिक आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर है। एक तो आपने एवोल्यूशन देख लिया कि अच्छा ये पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब आप देखेंगे फीचर कि उसके अंदर में भी क्या क्या चीज़ें थी। तो फीचर्स में देखेंगे कि लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न नेचर है उसका, कि लिखित है, जबकि ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित नहीं है। उसके साथ में फेडरल स्ट्रक्चर है, कि पावर शेयरिंग है, स्टेट के पास भी पावर है, यूनियन के पास भी पावर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो इंडिया के अंदर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएस के अंदर है, क्या फ़र्क है इनमें, वो सारी चीज़ें। एंड आफ्टर कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस में स्टेट कमज़ोर हो जाता है, सेंटर बहुत पावरफुल हो जाता है। सेक्युलरिज्म की बात करते हैं हम, कि किसी, जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो दैट इज़ अ फंडामेंटलिस्ट कंट्री, या फिर वहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं है, क्योंकि एक स्टेट का रिलीजन है, उसी को प्रमोट कर रहा है, इस्लाम को। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, सारे रिलीजन के प्रति टॉलरेंस है, और स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। फर्दर सोशलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी भी पावरफुल है इंडिया में, ये सारी चीज़ें। तो दूसरा हमने क्या देखा कि सीलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके क्या क्या फीचर्स है। और तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल बाद में आया, आप देखेंगे प्रीएम्बल के अंदर जो एडिशन हुआ है सेक्युलरिज्म का, इंटेग्रिटी का, ये बाद में हुआ है। सोशलिस्ट वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, तो ये बाद में एडिशन हुए। उन एडिशंस के बारे में सवाल आते हैं। उसी के साथ में प्रीएम्बल के जो बेसिक आइडियल्स हैं, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लीगल उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कोर्ट कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसका इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इन्फोर्सिएबल है कि नॉन इन्फोर्सिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सिएबल है कि नॉन इन्फोर्सिएबल है, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। और कौन से, जैसे एक अमेंडमेंट हुआ था, वो चीज़ें। अब इसको याद रखना है तो बहुत ईजी होता है, सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं प्रीएम्बल को। दैट इज S3 DRJ एंड लेफ्टी LEFTI, राइट। अब ये कैसे है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, thereafter लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड देन इंटेग्रिटी। ये टी कुछ भी नहीं है, छोटा टी है ऐसे, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है प्रीएम्बल के, ये आपने याद रख लिए। अब ये 3 हो गए, 3 के बाद में चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फंडामेंटल राइट्स, और उसके साथ साथ में ड्यूटीज।
राइट। तो फंडामेंटल राइट्स है जिसमें आप देखेंगे 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद में 51 तक ड्यूटीज़ हैं। उसी के साथ में रीसेंट जो डेवलपमेंट है, प्रिवेसी पे बहुत बार क्वेश्चन आया, राइट टू प्रिवेसी, पुट्टा स्वामी जजमेंट, आर्टिकल 21, ये प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, रिपीटेड वे में पूछा जाता है। तो इसको, ये जो फाउंडेशन है इसको अच्छे से कवर करना है। तो ये जो चौथा टॉपिक हो जाता है एफआर का और एफडी का, उसके साथ साथ में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मॉरल ड्यूटीज़ कौन सी है, कौन से सिविक ड्यूटीज़ हैं, उन पर ध्यान रखना ज़रूरी है। और मेंस में आप वैल्यू एडिशन के तौर पे उसको सब्सटेंशिएट भी कर सकते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर ड्यूटी है, इसको बाद में लाया गया था, या फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो कौन सी राइट टू एजुकेशन है उसको कब लाया गया था। ये सारे जो नुआंसेस हैं कहीं ना कहीं आपके आंसर को ब्यूटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आता ही है, वो चीज़ तो है ही है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, हम पांचवें पे पहुंच गए और टोटल 10 टॉपिक्स हैं। पांचवा है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड आफ्टर आप देखेंगे डीपीएसपी। तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट है, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज जो डीपीएसपी के बाद में आएगा। एंड ये जो तीनों मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एक मिक्सचर बन जाता है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिसका एग्जामिनेशन में उस पर क्वेश्चंस आते हैं। उसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आप देखेंगे उसका 36 से 51 तक, ये 51A फंडामेंटल ड्यूटी हमको देखने को मिलता है। सो फंडामेंटल राइट है, देयर आफ्टर डीपीएसपी एंड देयर आफ्टर फंडामेंटल ड्यूटी है। इसकी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, कुछ गांधीयन है, कुछ सोशलिस्ट है, कुछ लिबरो इंटेलेक्चुअल है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके हिसाब से आप उसको याद रख सकते हैं कि लेट्स से आर्टिकल 44 है, या फिर आर्टिकल 40 है, या फिर आप बात करेंगे आर्टिकल 47 है, 48 है, 49 है। मॉन्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में कौन सा, इंटरनेशनल पीस की कौन सा बात करता है, मैटरनिटी जो लीव है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा, उसी के साथ साथ में यूसीसी की कौन सा बात करता है। तो ये सारे जो आपको देखने को मिलते हैं डीपीएसपीस, उस तरीके से आप इनको सब्सटेंशिएटर्स के तौर पर लिख सकते हैं। फिर बात आती है छठा टॉपिक विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले के पार्ट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऊपर ऊपर से आपको अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। उसके बाद वाले हैवी सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं, उसको हैवी टॉपिक्स कह सकते हैं, जो एक्चुअल में एप्लीकेशन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जिनके पास पावर है कि वो एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कानून बन चुका है, अब वो कानून को एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना है, वो इनका काम है। तो इसमें प्रेसिडेंट आते, वाइस प्रेसिडेंट आते, प्राइम मिनिस्टर आते, और उन्हीं के साथ में उनका काउंसिल आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए। अब ये मिलकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनकी क्या पावर है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनको हटाया कैसे जाता है, और उनके कौन से रीसेंट केसेस हैं जिनमें इनका नाम आया था या इनके बारे में बात की गई थी, उसको सब्सटेंशिएट। क्योंकि मेंस में देखेंगे करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ पे आप जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं वो तो डालेंगे ही, लेकिन उसके साथ में आप सब्सटेंशिएट करेंगे, केस लॉस को डालेंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें केस लॉस भी पूछे गए थे, पर्टिकुलरली उन्होंने जाके पूछा था कि भाई केस लॉस भी बताओ कौन सा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन वैसे थे। एंड आफ्टर 24 और 24 का जो एग्जाम हुआ उसमें तो ऐसा था कि मतलब एक तरीके से इम्प्लाइड ही हो जाता है कि 23 में केस लॉस पूछा है, तो 24 में अब ऐसा हो गया कि यू हैव टू मेंशन अबाउट इट, तो वो चीज़ हमको समझ में आती है। और सेवेंथ वाला टॉपिक देखेंगे वो क्या है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, उनकी विधानसभा है, विधान परिषद है, एंड पार्लियामेंट जो सेंटर के लेवल पे है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये 7th टॉपिक हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें किस तरीके से इनका कंपोजिशन है, क्या काम करता है, कौन सी कमिटीज़ होती है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, और पूरा लॉ बनता कैसे है, कैसे प्रोसेस में जाता है, ऑर्डिनरी बिल है ये कैसे पास होगा, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल ये किस तरीके से पास होंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या उसके नुआंसेस हैं, पार्लियामेंट की रूप में उसके कॉन्टेक्स्ट में, एंड आफ्टर बजट का प्रोसेस क्या है, कैसे बजटिंग होता है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंड ये क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये 7th हो जाता है। देयर आफ्टर 8th टॉपिक हो जाता है जुडिशरी। तो आप देखेंगे पहले के 5 फाउंडेशन है, 6th और 7th में आप बात करेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की, एंड देयर आफ्टर दिस कम्स जुडिशरी। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हो जाते हैं 6, 7, 8। जुडिशरी में आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, रीसेंट कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको सब्सटेंशिएट करना है आपको उसके साथ में, और कलीजियम सिस्टम कैसे होता है कि कैसे जजेस जो अपने नाम होते हैं उन्हीं को सजेस्ट करते हैं, देयर आफ्टर उनमें से किसी को उस तरीके से चीफ जस्टिस बनाया जाता है, या फिर वो सारी चीज़ें हमको समझ में आती है, और कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, ये सारे नेचर को हम समझते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। एंड देयर आफ्टर 9th आ जाता है फेडरलिज्म का, कि 6, 7, 8 हमने देख लिया कि ये इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। उसके बाद 9th देखते हैं कि लेट्स से सेंटर है, स्टेट है, एंड जुडिशरी है,
सेंटर स्टेट और जुडिशरी है, अब सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है इसको भी तो समझना है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को हम फेडरलिज्म के रूप में देखते हैं कि पावर शेयरिंग हो रहा है वहाँ पे। तो लेजिस्लेटिव के रूप में, लॉ मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव की एनफोर्समेंट के रूप में, फाइनेंशियल रिलेशन कैसे हो रहा है, एंड उसके साथ में रीसेंट डिबेट्स जैसे कि जीएसटी काउंसिल है तो उसमें बहुत सारे स्टेट प्रोटेस्ट करते हैं कि यार हमारा तो सही नहीं है इसमें इतना। या फिर आर्टिकल 370 की बात करें कि जो अब्रोगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर के पास जो स्पेशल स्टेटस था, वो सारी चीज़ें। या फिर इमरजेंसी प्रोविजन जिसमें स्टेट बहुत कमज़ोर हो जाता है, जैसे हमने बात की थी कि सेंटर पावरफुल है उसमें, जैसे आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 56 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 जो है दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। देयर आफ्टर 10th आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसमें जो भी बाकी मिसलेनियस चीज़ें होगी वो इसमें आ जाएगी, और करंट अफेयर की कोई चीज़ें होगी तो उसको हम इस पिलर के अंदर पढ़ेंगे। तो पॉलिटी के टोटल 10 पिलर्स हैं जिनको 10 पेज के अंदर फिनिश कर किया जा सकता है। आपके नोट्स वैसे बन सकते हैं, और ये ऑब्वियसली पहले दिन से नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी, आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका जो फाइनल रिफाइंड नोट्स होगा वो 10 पेज का ही है। तो 10 पेज को आपको 1 घंटे पहले एग्जाम से आप पहले रिवाइज करेंगे एंड थिंग्स वुड बी सॉर्टेड। तो इस तरीके से आप इसको इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अगर बात करें यूपीएससी, कैग, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीज़ आ जाते हैं, ट्रिब्यूनल आ जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी आ जाती है, और कौन से करंट अफेयर के जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे यूसीसी है, सिटीजनशिप पे कुछ चल रहा है, इलेक्शन के कुछ रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो ये 10 पिलर्स हैं जिसमें हम पूरे पॉलिटी को डिवाइड कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 से 5 तक जो थे वो आपका फाउंडेशन थे। देयर आफ्टर 6, 7 और 8 जो थे ये आपका देखेंगे सेंटर, स्टेट एंड आप इस तरीके से देखेंगे जुडिशरी है। एंड देयर आफ्टर आपका 9th जो था वो इन्हीं के बारे में था, सेंटर और स्टेट के बारे में। जो 10th है दैट इज जो भी मिसलेनियस आपका बच गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो अगर आप ऐसे प्लान करके चलेंगे कि 10 टॉपिक है, 10 पेज है, मुझे ऐसे पॉलिटी को फिनिश करना है, तो यूल बी एबल टू इंश्योर कि आप बहुत अच्छे से इन बंचेस के अंदर उनको रख पाएंगे, इन ब्लॉक्स के अंदर रख पाएंगे, उस तरीके से उसको स्टडी कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे एंड लिंक भी कर पाएंगे। आपने सेपरेट पे भी पढ़ा है, देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू लिंक कि अच्छा ये ब्लॉक इससे रिलेटेड है, अच्छा इसमें मुझे यहाँ से सब्सटेंशिएट करना है, अच्छा ये एंगल, ये अगर किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो ये इसके अंतर्गत आता है, और वैसे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इससे इजी होगा, आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा कि अच्छा 10 टॉपिक्स हैं, इनको इस तरीके से नेविगेट करना है, और ये एक दूसरे से ऐसे इंटरलिंक्ड है। इन आने वाले सेशन में हम देखेंगे कैसे इंटरलिंक्ड है, क्या और स्ट्रैटेजी हो सकती है इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। PYQ भी देखेंगे, कैसे हर टॉपिक से PYQ पूछे गए हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में MCQs को कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज़ के बारे में। तो हमने ये समझा कि कैसे पॉलिटी को हम सोचते हैं यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, हर जगह से पढ़ लूँ, लेकिन इवेंचुअली आपको मार्क्स लाना है। अब मार्क्स लाने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पॉलिटी है क्या, 10 टॉपिक्स है पॉलिटी के, 10 पेजेस है पॉलिटी के, उसको अगर आपने कर लिया, आप मार्क्स ला पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो। सो दैट शुड बी द गोल। यूटिलिटी फैक्टर की जैसे हम बात करते हैं कि इनपुट आपका इन 10 टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए, आउटपुट जो होगा वो आपको मार्क्स के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी हमने डिस्कस की। उसी के साथ में अगर आपको वैल्यूएबल लगता है कंटेंट, तो आप मैड लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसको स्कैन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ में आप स्टडी IQ RM जो इस ये चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या 12th जस्ट फिनिश हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, क्योंकि 2028 का जो आपका अटैम्प्ट होगा उसके लिए आप इंश्योर कर पाएंगे कि एक राइट गाइडेंस और मेंटोरशिप आपको सही समय पे मिले। तो इसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे अलग टॉपिक्स की भी बात की है, जैसे 3 ईयर का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए 2028 के लिए, मतलब आपको 25, 26, 27, 28 में क्या करना है, सो दैट आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएँ। कौन सी डिग्री बेस्ट है, क्या BA बेस्ट है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन से चीज़ें हैं जिसको कंसिडर करना चाहिए, एंड सेम आप ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्या दिमाग में रहना चाहिए जब आप ऑप्शनल को सिलेक्ट करें। उसके साथ में बहुत सारे लोग क्यों फेल करते हैं UPSC, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, एंड देयर आफ्टर आप देखेंगे कि सिलेबस क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने ये जो सेशन आज हमारा रखा था, ये भी सिलेबस के बेस पे ही था कि ये जो चीज़ें हैं यही पॉलिटी है और इसी को पढ़ना है, उस तरीके से दिमाग में माइंड मैप बनाकर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। तो वो चीज़ है, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें। और उसी के साथ में अगर आपको यूटिलिटी लगता है, स्टडी IQ RM को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। एंड उसी के साथ में मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज जो भी इस चीज़ से वैल्यू गेन कर पाए और उनको कुछ हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।